दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को बहुत सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन उसके लिए दिव्यांग के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दोस्तों, यह प्रमाण पत्र कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। आप इसको जूम करके देखेंगे दोस्तों, यहाँ इसमें दिव्यांग का फोटो लगा होता है, यहाँ प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, यहाँ दिव्यांग का नाम, उसका पता, और दोस्तों नीचे दिव्यांग की कौन सी दिव्यांगता है, और दोस्तों यहाँ नीचे दिव्यांग की परसेंटेज लिखी होती है। दोस्तों, यह परसेंटेज 1 से लेकर 100 के बीच होती है, और यह जब परसेंटेज बढ़कर 40 या उससे ऊपर की हो जाए तभी किसी व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है। तो यहाँ ये परसेंटेज लिखी होती है दोस्तों, और नीचे डॉक्टरों के, सीएमओ के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो प्रमाण पत्र है यह हाथ की लिखाई वाला है, ऑफलाइन प्रकार का प्रमाण पत्र है, और इसमें जो प्रारूप होता है प्रत्येक जनपद में यह अलग अलग प्रारूप पर बनता है। दोस्तों, पहले केवल ये ऑफलाइन प्रकार के प्रमाण पत्र ही जारी होते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से दोस्तों अब ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी होने लगे हैं। और ऑनलाइन प्रमाण पत्र का दोस्तों देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है दोस्तों। पूरे भारत में, पूरे देश में एक ही प्रारूप पर यह प्रमाण पत्र दिव्यांग का जारी होता है। दोस्तों, इसमें वही सब चीज़ें होती है, दिव्यांग का फोटो, दिव्यांग की कौन सी दिव्यांगता है, दिव्यांग का परसेंटेज। तो इस तरीके का यह अब ऑनलाइन फॉर्मेट पर भी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने लगा है। तो दोस्तों, ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों प्रारूप पर दिव्यांग को यह प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह दोनों प्रकार के प्रमाण पत्र दिव्यांग कैसे बनवाएगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके लिए गूगल करेंगे UDID कार्ड के नाम से, सर्च करेंगे, इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट होती है, आप इसको देख सकते हैं। इस पर यहाँ फिर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। दोस्तों, यहाँ क्लिक करेंगे एरो के निशान पर, फिर यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। फिर नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, फिर ऐसे पेज खुलकर आएगा। दोस्तों, इसमें 4-5 पॉइंट है। इसमें जो पहले नंबर का पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको, ये जब हमें पहली बार प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ऐसे पेज खुलकर आएगा। अब दोस्तों, दिव्यांग को अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी। यहाँ दिव्यांग का इंग्लिश में पूरा नाम लिखा जाएगा। यहाँ दिव्यांग का मोबाइल नंबर या उसके परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों, यह मोबाइल नंबर स्थायी मोबाइल नंबर हो, क्योंकि इस पर आगे मैसेज भी आएंगे, और जब डाकिया दिव्यांग के घर UDID कार्ड देने आएगा तो उस पर संपर्क कर सकता है। तो यहाँ नंबर आप बहुत सोच समझ कर भरें, फिक्स हो, स्थायी मोबाइल नंबर हो। फिर यहाँ दिव्यांग का ईमेल ID। दोस्तों, यह ID आप भर भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि जो रेड स्टार में होते हैं वो चीज़ अनिवार्य होती है, यह अनिवार्य नहीं है, इसको भर भी सकते हैं नहीं भी। फिर आगे दोस्तों, यहाँ दिव्यांग की डेट ऑफ बर्थ, फिर दिव्यांग मेल फीमेल क्या है दोस्तों वो सिलेक्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर मदर्स। दोस्तों, दिव्यांग के पिता का, मदर का या गार्जियंस का किसी एक का जो डिटेल भरना चाहते हैं तो आप यहाँ इस पर एरो पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें आ जाएगा दिव्यांग अगर पिता की डिटेल आप भरना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक करेंगे, यहाँ फादर लिख कर आ जाएगा। फिर यहाँ पिता का दिव्यांग के नाम लिख देंगे। और दोस्तों, अगर हम यहाँ माता का विवरण भरना चाहते हैं माता का कर दीजिए, और अगर दिव्यांग को माता पिता नहीं है तो जब गार्जियन पर क्लिक करेंगे यहाँ गार्जियन लिख कर आ जाएगा। लेकिन गार्जियन के साथ दिव्यांग का क्या संबंध है वो जब यहाँ दोस्तों एरो पर क्लिक करेंगे तो ऐसे संबंध निकल कर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके का जो भी संबंध है दिव्यांग का गार्जियन के साथ वो सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ संबंध लिख कर आ जाएगा, और फिर यहाँ उसका दिव्यांग के जो गार्जियन है उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर जो दिव्यांग का गार्जियन है वो यहाँ दोस्तों भर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ दिव्यांग का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसको आप KB देख सकते हैं, 5 KB से 100 KB के बीच फोटो हो। और यहाँ दोस्तों दिव्यांग का सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन या अदर प्रिंट। दोस्तों, अगर दिव्यांग पढ़ा लिखा है तो वह एक पेज पर हस्ताक्षर करेगा अपना, और उस पेज का फोटो दोस्तों 3 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए, वह यहाँ अपलोड होगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है दिव्यांग तो अंगूठे का निशान एक पेज पर लगाया जाएगा, वो अपलोड होगा। और अगर दोस्तों दिव्यांग को अंगूठा भी नहीं है, कुछ दिव्यांग भाई बहन होते हैं किसी को अंगूठा नहीं है तो उसका उंगली का निशान भी यहाँ लगाया जा सकता है उस पेज पर। और अगर उंगलियाँ भी नहीं है दिव्यांग को किसी भी हाथ में, तो दिव्यांग का अगर शरीर का कोई ऐसे यहाँ से किसी का दिव्यांग के दोनों हाथ कटे हैं तो उसके शरीर का वह अगला हिस्सा, अगर किसी का दोस्तों यहाँ से कटा हुआ है कोहनी का अगला हिस्सा, दोनों हाथ इस तरीके से है, तो अदर प्रिंट का मतलब यही होता है दिव्यांग के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर है तो अन्य प्रिंट भी एक पेज पर लगाया जाएगा और उसका फ़ोटो यहाँ अपलोड होगा। फिर आगे दोस्तों, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। दिव्यांग का जो पहचान पत्र है उसकी डिटेल यहाँ दोस्तों भरेंगे। तो पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड, क्या दिव्यांग के पास आधार कार्ड है? दोस्तों अगर है तो यहाँ येस कर देंगे।
फिर दिव्यांग का आधार नंबर यहाँ भरा जाएगा, फिर यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। फिर दिव्यांग का जो आइडेंटिटी प्रूफ है दोस्तों, यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार कार्ड निकल कर आएगा। इसको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ दोस्तों अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो दिव्यांग का आधार कार्ड यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अब नीचे दोस्तों लिखा है इज द रेजिडेंशियल एड्रेस एज पर द आधार कार्ड। इसका मतलब है दोस्तों जो दिव्यांग का पता है, दिव्यांग जहाँ रहता है वह जो पता है उसके आधार कार्ड में भी वही पता लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ यस कर देना होगा और यस करने के बाद नीचे फिर जो पेज खुल कर आएगा उसमें दोस्तों पता भर देंगे। यहाँ दोस्तों दिव्यांग को पता भरना होगा और ध्यान रहे यहाँ पूरी डिटेल से पता भरिए। जैसे आप किस गली में रहते हैं, आपके पिता का नाम, दादा का नाम। देखो गांव में कुछ परिवारों के एक नाम हो जाते हैं कि यह परिवार उसके नाम से जाना जाता है, तो इस तरीके से वो पूरा डिटेल इसमें भर दीजिए। कुएं के पास कोई लैंडमार्क हो वो भर दीजिए। इस तरह कोई शहर में आप कहीं रह रहे हो, किसी गली में, किसी वार्ड में, पूरा डिटेल दोस्तों इसमें यहाँ डाल दीजिए। क्योंकि डाकिया जब आपके घर UDID कार्ड देने आएगा वह इस पते पर आएगा, नहीं तो फिर वह वापस UDID कार्ड चला जाता है। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पूरा पता भर दीजिए। फिर यहाँ दिव्यांग को स्टेट भरना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील वगैरह दोस्तों इसमें भरना होगा। यहाँ विलेज, ब्लॉक, पिन कोड खुल कर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा एड्रेस डाल देना होगा। अच्छा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है इज द रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी दिव्यांग जहाँ रहता है, जो दिव्यांग का पता है, जिस स्थान पर रहता है वह पता उसके आधार कार्ड में न लिखा हो, तो फिर इस स्थिति में यहाँ नो हम करेंगे। नो करने के बाद फिर पूछा जाएगा नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट एड्रेस। ठीक है कि आपके आधार कार्ड में वह एड्रेस मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास कौन सा ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन है, जहां आप रहते हैं वो एड्रेस उस आईडी प्रूफ में भी मेंशन है। तो आईडी प्रूफ आपके पास कौन सा है ऐसा, जब इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ एरो पर, तो इस तरीके से बहुत सारे निकल कर आ जाएंगे आपके आइडेंटिटी प्रूफ। अब आपके पास जो भी ऐसा आईडी प्रूफ है उस पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों मान कर चलिए वोटर आईडी कार्ड है, जब चूज फाइल पर क्लिक करेंगे वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ अपलोड करना होगा और फिर नीचे दोस्तों वही अपना यहाँ पूरा पता डाल देंगे, स्टेट वगैरह डाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ इसको भर देंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और हो सकती है, जब आइडेंटिटी कार्ड का आप शुरुआत में वो भर रहे थे डिटेल, तब पूछा गया था डू हैव आधार कार्ड। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड था, यस था, अगर नहीं है तो फिर इसको दोस्तों नो करेंगे और नो करने के बाद फिर नीचे पूछेगा आधार इनरोलमेंट नंबर। दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना होगा, आधार कार्ड बनवाने के लिए दे देना होगा और फिर आपको वहाँ एक आधार स्लिप मिलेगी, उसमें जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ आपको भरना पड़ेगा और चूज फाइल करके वो जो आधार स्लिप है वो यहाँ अपलोड करनी होगी। और फिर नीचे दोस्तों ठीक है आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर कोई ना कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो फिर कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आप आधार कार्ड की जगह लगाएंगे, यहाँ जब इस एरो पर निशान क्लिक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आईडी प्रूफ निकल कर आ जाएंगे। इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे आईडी प्रूफ है, आप देख सकते हैं बहुत सारे, इनमें से कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है, आधार स्लिप जरूर होनी चाहिए और आधार स्लिप के अलावा इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए आप। सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें वो मानकर चलिए आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर यही जो आईडी प्रूफ है यहाँ चूज फाइल करके आपको अपलोड करना होगा। और दोस्तों अपलोड करने के बाद फिर इसमें यहाँ दोबारा से पूछा जाएगा नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिर खुल कर आ जाएंगे। फिर यहाँ इसको एक को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ आप उसको अपलोड कर देंगे। फिर एड्रेस वगैरह, स्टेट और उस तरह से डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहाँ आप पूरी डिटेल भर देंगे। अब दोस्तों डिसेबिलिटी डिटेल यानी हमें दिव्यांगता का विवरण भरना होगा। तो यहाँ सबसे पहले डिसेबिलिटी टाइप यानी दिव्यांगता का कौन सा प्रकार है। दोस्तों जब दिव्यांग फॉर्म भरेगा तो उसे यहाँ अपना प्रकार भी दिखाना होगा और फिलहाल के समय में 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। तो यह कौन कौन सी दिव्यांगता है, इसके लिए जब दिव्यांग को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों यहाँ इस एरो के निशान पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिव्यांगता खुलकर आ जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे दिव्यांग को कैसे कैसे अपनी दिव्यांगता सेलेक्ट करनी होगी। तो थोड़ा सा यहाँ इसको हम डिटेल से देखेंगे ताकि दिव्यांग इसको क्लिक करने में उसको कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर का ब्लाइंडनेस। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को दोनों आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता तो वह ब्लाइंडनेस माना जाता है। दोस्तों दोनों आंखों का मैंने यहाँ जिक्र किया है। अगर दोनों आंखें इस तरीके से उसको कुछ नहीं दिखाई देगा तो वह ब्लाइंडनेस
पर यहाँ क्लिक करेगा। नंबर 2, लो विजन। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को कम दिखाई देता है तो वह लो विजन कैटेगरी पर यहाँ क्लिक करेगा। अब दोस्तों इस चीज़ का हम निर्धारण कैसे करेंगे कि इस व्यक्ति को लो विजन कैटेगरी की दिव्यांगता है, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सही विजन क्या होता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की दोनों आँखों का जो नंबर होता है 6/6 या 6/18 है तो उसकी आंखें बिल्कुल सही मानी जाएगी। और अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की आंखों में दिक्कत है और उसने अपना इलाज भी करा लिया, इलाज यानी सब कुछ जो मेडिकल साइंस में यथासंभव इलाज होते हैं वह सब इलाज उसने करा लिया, जैसे कि उसने आंखों में ड्रॉप्स डाल ली, डॉक्टरों से उसने आंखों की दवाई भी खा ली, उसने आंखों पर चश्मा भी चढ़वा लिया, उसने लेंस वगैरह भी डलवा लिया, कोई सर्जरी अगर संभव थी वो भी करा ली, ऑपरेशन करा लिया, यानी जितने भी इलाज हो सकते थे दुनिया में वह सब उसने आंखों के करा लिए, लेकिन फिर भी उसका जो आंखों का नंबर है, दोनों आंखों का नंबर, सब इलाज कराने के बाद, चश्मा चढ़वाने के बाद, हर संभव उपाय करने के बाद दोनों आंखों में 6/24, 6/36 या 6/60 का नंबर आ रहा है या इससे कम नंबर आ रहे हैं आंखों के, तो वह व्यक्ति आंखों से लो विजन कैटेगरी में दिव्यांग माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, दोनों आंखों में अगर एक आंख में दोस्तों 6/60 है और दूसरी आंख में 6/6 आ जाता है तो फिर भी वह दिव्यांग लो विजन कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। यहाँ बात आती है दोनों आंखों की। दोनों आंखों में इस तरीके के नंबर अगर यथासंभव इलाज कराने के बाद भी आ रहे हैं तो वह लो विजन कैटेगरी में दिव्यांग माना जाएगा और उसे लो विजन पर क्लिक करना होगा, लो विजन कैटेगरी में उसे फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है, आंखों का दृश्य क्षेत्र। इसके कारण भी बहुत से व्यक्ति लो विजन कैटेगरी में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझना होगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। दोस्तों आप घर भी इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अपना एक हथेली अपनी एक आंख पर रखिए और अपना एक हाथ सामने रखिए और अपने हाथ से ऐसे देखिए जैसे मैंने 2 उंगली की है और मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, और फिर मैं थोड़ा हाथ को इधर ले गया, मुझे फिर भी यह है 2 उंगली दिखाई दे रही है, हालांकि मैं इधर नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, तो मुझे फिर भी दिखाई दे रहा है कि 2 उंगली है। फिर मैं थोड़ा इधर करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 उंगली है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी सामने नज़र है, इधर नज़र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहचान रहा हूँ इधर क्या गतिविधि हो रही है इस क्षेत्र में। फिर दोस्तों दूसरी आंख से भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इधर भी मैं पहचान लूँगा क्या गतिविधि हो रही है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम सामने देख रहे हैं फिर भी आसपास की गतिविधि को हम पहचान लेते हैं कि क्या गतिविधि चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो क्षेत्र होता है 120 डिग्री का क्षेत्र होता है, यानी एक आंख, दोनों आंख 120 डिग्री के एरिया में बिना देखे ही पहचान लेती है कि क्या गतिविधियाँ चल रही है। इसको ही दोस्तों आंखों का दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। जो हमारी सामान्य आंखें होती है उनका दृश्य क्षेत्र 120 डिग्री होता है, लेकिन दोस्तों बहुत सी बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से यह दृश्य क्षेत्र घट जाता है, और यह दृश्य क्षेत्र अगर घटकर 40 डिग्री या उससे कम हो जाए तो व्यक्ति लो विजन कैटेगरी में दिव्यांग हो जाता है। और इसका लक्षण दोस्तों यह होता है जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक है और वह अपनी दोनों आंखों पर एक लंबा गोल पाइप करके देखे और फिर सामने देखेगा तो उसको किस तरीके से दिखाई देगा आप देख सकते हैं, उसको बहुत ही कम जगह में दिखाई देता है। और अगर वह किसी चीज़ को देखेगा तो उसको पाइप इस तरीके से चारों तरफ करके देखना पड़ेगा। दोस्तों आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो लो विजन कैटेगरी के होते हैं, वो कभी भी जब किसी से बात करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो चारों तरफ ऐसे ऐसे करके देखते हैं। दोस्तों उनको यही समस्या होती है। तो अगर किसी को आंखों के दृश्य क्षेत्र की ऐसी समस्या है तो वह भी लो विजन कैटेगरी में दिव्यांग माना जाता है। तो दोस्तों एक तो आंखों का नंबर मैंने बताया और एक दृश्य क्षेत्र बताया। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो वह लो विजन पर यहाँ क्लिक करेगा। नंबर 3, हियरिंग इम्पेयरमेंट। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को दोनों ही कानों से बेहद कम सुनाई देता है उसे भी दिव्यांग माना जाता है, और ऐसी स्थिति में उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट पर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का हम कैसे निर्धारण करेंगे कि वह इस कैटेगरी में दिव्यांग है, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस चार्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा।
दोस्तों जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ, फिर मैं और ज़ोर से बात करता हूँ, मैं और ज़ोर से बात करता हूँ, तो दोस्तों जैसे जैसे मेरी आवाज़ का जो शोर बढ़ता जा रहा है, इसको हम डेसिबल बोलते हैं। यानी जो बहुत धीरे से आवाज़ होती है उसका डेसिबल कम होता है, जो ज़ोर से आवाज़ मैं बोल रहा हूँ उसका डेसिबल बढ़ता जाता है। तो यह चार्ट इस तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों ब्रीद जो सांस लेते हैं, सांस की जो शोर होता है सांस का, वो 10 डेसिबल का होता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे बारिश है, बारिश का जो डेसिबल होता है, बारिश 40 डेसिबल की आवाज़ होती है उसकी। फिर अगर हम साधारण रूप से बातचीत करते हैं तो उसका जो शोर होता है बातचीत का, वो 60 डेसिबल होता है। और उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कार का 70 डेसिबल का हो गया, हेलीकॉप्टर का 100 डेसिबल का। तो इस तरीके से जैसे जैसे आवाज़ का शोर बढ़ता है उसका डेसिबल बढ़ता जाता है। तो अगर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के दोनों कान इस तरीके के हैं कि उनको 60 डेसिबल से ऊपर की ही आवाज़ सुनती है, तो उसे दोनों कानों से दिव्यांग माना जाएगा और फिर वहाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट जो दिव्यांगता है वह सेलेक्ट की जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। दोस्तों लोकोमोटर का मतलब होता है चलन क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के पैरों में पोलियो है, उसको चला नहीं जाता, या उसका पैर कटा है, किसी व्यक्ति का हाथ कटा है, उसको पैरालिसिस हो गया, तो इस तरीके से उसकी चलन क्रिया बाधित हो जाती है। तो ऐसी जितनी भी दिव्यांगता होती है उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, लेप्रोसी कोड। दोस्तों लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठावस्था होती है, उससे संबंधित होती है। अगर किसी दिव्यांग को, दोस्तों हम इसको आम भाषा में हम कोड भी बोल देते हैं, वैसे इसका जो शब्द है तो वो कुष्ठावस्था इसको बोलते हैं, हम लेप्रोसी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें शरीर के हमारे जो उंगलियां होती है, हाथ पैर होते हैं, वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों इस रोग में। तो इस तरीके की अगर किसी को दिव्यांगता है तो उसको लेप्रोसी बोला जाता है। ऐसी स्थिति में हम इसको यहाँ लेप्रोसी उसको सेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सेरेब्रल पैल्सी यानी सीपी। दोस्तों सीपी क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सी मांसपेशियां होती हैं और उनमें गतिविधियां होती रहती है और उन मांसपेशियों में आपस में सामंजस्य भी होता है। तो दोस्तों ये जो दो क्रियाएं होती है मांसपेशियों में, इनको हमारा दिमाग नियंत्रित करता है। दिमाग में एक हिस्सा होता है जो इन चीज़ों को नियंत्रण में रखता है। मांसपेशियों की जो दो क्रियाएँ होती है दोस्तों, कभी कभी जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में, या जन्म के दौरान, या जन्म के बाद बच्चे का जो दिमाग का वो हिस्सा होता है उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उस प्रॉब्लम के कारण, उस विकार के कारण मांसपेशियों में जो दोस्तों ये दोनों क्रियाएं होती है ये बाधित हो जाती है। और बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होगी इस बीमारी में दोस्तों, जो बच्चा होता है, बच्चा अपने सहारे बैठ नहीं पाता, वह आगे गिरने को हो जाता है। इसलिए उसको हमेशा व्हील चेयर पर, सीपी व्हील चेयर बोलते हैं, उस पर बैठाया जाता है। उस पर आगे बेल्ट लगी होती है सीपी व्हील चेयर पर, ताकि बच्चा आगे न गिरे। बच्चे की गर्दन टेढ़ी रहती है, बच्चे को खाने में, कुछ निगलने में, बच्चे को बोलने में बड़ी दिक्कतें आती है, बच्चा अपने से चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। तो ऐसे लक्षण सीपी के लक्षण होते हैं। और दोस्तों ये जो बच्चे होते हैं इनको देखने से कभी कभी हमें लगता है कि मानसिक स्थिति इनकी कुछ खराब होगी। नहीं दोस्तों, मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल सही होती है। इनको शरीर की दिक्कत होती है, दिमागी रूप से ये सामान्यतः स्वस्थ मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसे लक्षण किसी बच्चे में हैं तो उसको सीपी की दिव्यांगता होती है, और ऐसी स्थिति में हमें यहाँ सेरेब्रल पैल्सी पर क्लिक करना होगा। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दोस्तों इसको एमआर भी बोलते हैं, एमआर यानी मेंटली रिटायर्ड। यह बच्चों से संबंधित दिव्यांगता होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनकी मानसिक स्थिति होती है वह अपनी हर उम्र के बच्चों से कम होती है। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है लेकिन उसकी मानसिक स्थिति उसको देखने में लगता है कि वह 5 साल या 6 साल का बच्चा है, हालांकि वह शरीर से 10 साल का है लेकिन मानसिक स्थिति से वह अपने से कम उम्र के बच्चे जैसा दिखता है। उसकी जो सामाजिक गतिविधि होती है वह भी इस तरीके से होती है कि जो उसकी उम्र के बच्चे हैं वह उस तरीके का सामाजिक गतिविधि के हिसाब से नहीं दिखता। दोस्तों जो ये बच्चे होते हैं इनका IQ 70 से कम होता है। सामान्यतः जो IQ होता है वह 90 से 100 तक होता है, लेकिन इनका IQ दोस्तों 70 से कम होगा। आपने देखी होगी जो कोई मिल गया मूवी थी, उसमें जो फिल्म का हीरो था वह इसी दिव्यांगता से पीड़ित था। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत है तो फिर हमें उस बच्चे के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेंटल इलनेस। दोस्तों
इसमें बहुत सी बीमारियां आती हैं, मानसिक बीमारियां। आप देख सकते हैं सिजोफ्रेनिया एक बहुचर्चित मानसिक रोग है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं। इसी तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके भी आप ये लक्षण देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण है तो माना जाएगा उसको यह मानसिक रोग है। इसके अलावा बहुत सारे फोबिया, डिप्रेशन होते हैं जो मानसिक रोग माने जाते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा हमारे समाज में एक धारणा बन जाती है कि उस व्यक्ति को भूत आ गया, उसको इस तरीके से एक ये धारणा है। ये दोस्तों मानसिक रोग के ही लक्षण होते हैं। हमारे समाज में इसके बारे में जागरूकता लानी जरूरी है। वह कोई भूत वगैरह ये सब नहीं होता, वे एक किस्म के मानसिक रोग होते हैं दोस्तों। ये जितने भी खास मानसिक रोग है मैंने आपको बताए, अगर इनका इलाज किया जाए प्रॉपर तरीके से, मरीज है उसकी कंडीशन देखकर उससे परिवार सही तरीके से व्यवहार करे तो ये रोग ठीक भी हो जाते हैं। और दोस्तों अगर लंबे समय बाद भी ये रोग ठीक नहीं होते, फिर उसको मेंटल इलनेस कैटेगरी में दिव्यांग मान लिया जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसी दिक्कत है, लंबे इलाज के बाद भी ये रोग ठीक नहीं हो रहे, तो फिर उस व्यक्ति को मेंटल इलनेस पर क्लिक करना होगा। इस श्रेणी में उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो जन्म के बाद धीरे धीरे किशोरावस्था में इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें जो शरीर की मांसपेशियां होती है वे अत्यंत कमज़ोर हो जाती है और वे टूटने लगती है, नष्ट होने लगती है मांसपेशियां, और व्यक्ति अत्यंत कमज़ोर हो जाता है। उसके हाथ पैर बेहद पतले हो जाते हैं, उसको चलने फिरने में बहुत दिक्कतें आती है, वह अत्यंत कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। वह इस तरीके का दिखने लगता है और वह लड़खड़ा कर चलता है और पैरों की उंगलियों पर अक्सर चलता हुआ ऐसा दिव्यांग देखा गया है दोस्तों। जो सलाम वेंकी मूवी आई थी वो इसी पर आधारित थी। सलाम वेंकी अभी चर्चित मूवी रही, इसी दिव्यांगता के ऊपर आधारित थी। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत है, किशोर के साथ ऐसी दिक्कत है, तो उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी पर क्लिक करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं पार्किंसन। दोस्तों यह पार्किंसन वृद्धजनों में पाई जाती है। इसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं। अगर किसी को यह दिक्कत है तो वह भी दिव्यांग माना जाएगा वृद्धजन, और उसको पार्किंसन कैटेगरी में क्लिक करना होगा। यह पार्किंसन के लक्षण होते हैं दोस्तों। एसिड अटैक विक्टिम। दोस्तों अगर किसी के ऊपर तेजाब से हमला हो गया है और उसका शरीर बुरी तरीके से झुलस गया है, उसको भी दिव्यांग माना जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको एसिड अटैक विक्टिम पर यहाँ क्लिक करना होगा। सिक्कल सेल डिसीज। दोस्तों सिक्कल सेल डिसीज खून से संबंधित एक आनुवांशिक रोग होता है। हमारे खून में जो लाल रक्त कणिका होती है उनका आकार गोल होता है, लेकिन दोस्तों इस रोग के कारण उनका आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिससे नसों में जो खून का प्रवाह होता है उसमें रुकावट आने लगती है और शरीर में खून की कमी हो जाती है और बार बार पीलिया और लीवर पर सूजन इस रोग के लक्षण होते हैं दोस्तों। डॉक्टर इसमें जांच करते हैं और फिर ऐसे मरीज को सिक्कल सेल डिसीज की दिव्यांगता की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर किसी को ये दिक्कत है तो उसको सिक्कल सेल डिसीज पर क्लिक करना होगा। हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया भी खून से संबंधित एक आनुवांशिक रोग होता है। आपने देखा होगा एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको चोट लग गई, खून बहना शुरू हो गया तो थोड़ी देर बाद उसका खून रुक जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया हो जाता है तो उसका खून बहना नहीं रुकता। हीमोफीलिया के ये लक्षण होते हैं। और दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि उसका रक्तस्राव इतना हो जाता है, खून इतना ज़्यादा बह जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों ऐसे जो रोगी होते हैं उनकी त्वचा के नीचे रक्तस्राव बढ़ जाता है, उनकी त्वचा के नीचे रक्तस्राव दिखने लगता है। आप देख सकते हैं इस तरीके का उनका त्वचा दिखने लगता है और उनकी जो त्वचा होती है ऐसे रोगियों की नीले रंग की हो जाती है। तो दोस्तों अगर किसी मरीज को ऐसे लक्षण हैं तो उसको फिर हीमोफीलिया पर यहाँ क्लिक करना होगा। थैलीसीमिया। दोस्तों थैलीसीमिया भी खून से संबंधित एक आनुवांशिक रोग होता है। इसमें एनीमिया हो जाता है, शरीर में खून की कमी पड़ जाती है, चेहरा सूख जाता है, लगातार व्यक्ति बीमार रहने लगता है, बेहद कमज़ोर हो जाता है। और दोस्तों इस रोग में लगातार बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है उसे फिर थैलीसीमिया पर यहाँ क्लिक करना होगा। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को बोलने में दिक्कत है, किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो फिर उसको इस प्रकार की दिव्यांगता मानी जाती है। डॉक्टर इसका 6 आधार पर निरीक्षण करते हैं। नंबर 1 वाक बोधगम्यता, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ हमें कितनी समझ में आ रही है। नंबर 2 ब्रीदनेस, उसका सांस तो नहीं फूल रहा बोलते टाइम। स्ट्रेन, उसकी आवाज़
छन छन कर आ रही है या नहीं आती, इसको स्टेंट बोलते हैं। लाउडनेस, वह कितने ज़ोर से बोलता है, उसकी आवाज़ में कितना शोर है। रफनेस, और लास्ट में पिच, पिच यानी उसकी आवाज़ की आवृत्ति कितनी है। दोस्तों इसको डॉक्टर परीक्षण के आधार पर देखते हैं और फिर एक औसतन परसेंटेज निकालते हैं और फिर उसको दिव्यांग घोषित करते हैं। तो अगर किसी बच्चे को या व्यक्ति को इस तरीके की दिक्कतें हैं तो फिर उसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी पर यहाँ क्लिक करना होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दोस्तों दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच जो संचार होता है वह प्रभावित हो जाता है और इस रोग के लक्षण होते हैं शरीर के किसी हिस्से में शून्यता आ जाती है, वह शून्य रहना शुरू हो जाता है, सुई जैसा चुभता है और इसमें दोहरी दृष्टि, धुंधला दिखाई देना और पेशाब पर नियंत्रण नहीं रहता। ये इस रोग के लक्षण होते हैं। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो फिर वह इसको सिलेक्ट करेगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी SLD, दोस्तों यह बच्चों से संबंधित दिव्यांगता होती है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे नंबर 1 डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे में ऐसी दिक्कत है तो उसको पढ़ने में समस्या आएगी, वह नाम को मान पढ़ेगा, शावक को वह बीच का वह नहीं पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी पढ़ने में दिक्कत है तो उसको डिसलेक्सिया है। एक अन्य रूप है इसका डिस्ग्राफिया। अगर बच्चे लिखने में दिक्कत कर रहे हैं, जैसे वह कमल लिखेगा, कमल में कै कहीं लिखेगा, मैं फिर बहुत दूर लिखेगा, ले बहुत दूर लिखेगा। उसको कोई वाक्य लिखना है, जैसे वह लड़का है उसको लिखना है, वह को ऊपर लिख देगा, लड़के को नीचे लाइन में और है को ऊपर। रमेश में रा लिख देगा, मैं के ऊपर मात्रा भूल जाएगा, सै को इस तरीके से लिखेगा। तो अगर कोई बच्चा लिखने में ऐसी समस्या कर रहा है तो उसको डिस्ग्राफिया है। इसी तरीके से डिसकैलकुलिया, उसमें जो जैसे 3-1 है, माइनस की जगह वह प्लस समझ लेगा और 3-1 को 4 कर देगा, 6 को 9 पढ़ेगा। तो इस तरीके से उसको गणितीय जो संक्रिया होती है उसमें भी गणना करने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से SLD के ये बहुत से रूप होते हैं। दोस्तों एक जो हमारी मूवी आई थी तारे जमी पर, वह मूवी इसी दिव्यांगता पर आधारित थी। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत है तो फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, दोस्तों इसमें दिमाग की हमारी कुछ कंडीशन होती है, जैसे नंबर 1 डिमेंशिया। दोस्तों आम भाषा में हम जब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पागल खाने ले जाया गया है, दोस्तों वस्तुतः वह एक बीमारी है जिसका वैज्ञानिक नाम डिमेंशिया होता है। यह एक दिव्यांगता की स्थिति होती है। इसके अलावा मिर्गी भी एक दिव्यांगता की स्थिति है। अगर लंबे समय बाद भी यह ठीक नहीं होती तो फिर इसको दोस्तों दिव्यांगता मान लिया जाता है। इसी प्रकार अल्जाइमर, बुढ़ापे में जो भूलने की समस्या होती है, उसको भी दिव्यांगता के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है दिमाग की तो फिर इस पर यहाँ क्लिक करना होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दोस्तों यह समस्या बच्चों में पाई जाती है। इसमें बच्चा अपने में खोए रहता है, वह दूसरों से बात नहीं करेगा, वह नज़रें चुराएगा और उसका जो व्यवहार चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा और कभी कभी ऐसे बच्चे अपने खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी समस्या बच्चों में और ठीक नहीं हो रही तो फिर उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित माना जाएगा और ऐसे बच्चों के लिए इस दिव्यांगता के लिए उस पर क्लिक करना होगा। डार्फिज्म, बोनापन, दोस्तों बोनापन भी दिव्यांगता माना जाता है। और बोनापन किस स्थिति में दिव्यांगतापन माना जाएगा दोस्तों? अगर वयस्क होते होते यानी 18 साल की उम्र होते होते किसी की लंबाई 4 फीट या उससे कम की रह जाती है तो फिर उसे बोनापन में दिव्यांग माना जाएगा और फिर डार्फिज्म पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी दिव्यांगता की कैटेगरी थी, एक एक करके मैंने बताया। संबंधित जो भी किसी की दिव्यांगता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों डिसेबिलिटी ड्यू टू यानी डिसेबिलिटी कहीं के कारण हुई है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये सारे कारण निकल कर आ जाएंगे। एक्सीडेंट, दोस्तों एक्सीडेंट के कारण कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। जैसे रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का पैर कट गया तो उसको कहा जाएगा कि एक्सीडेंट के कारण की दिव्यांगता हो गई। कंजेनिटल दोस्तों इसको जन्मजात बोलते हैं। कुछ दिव्यांगता जन्मजात हो सकती है, जैसे सीपी सेरेब्रल पैल्सी की बीमारी, सेरेब्रल पैल्सी की जो दिव्यांगता होती है वो जन्मजात होती है। अगर ऐसी कोई दिव्यांगता है तो इसको कंजेनिटल पर निशान लगाएंगे। डिसीज, दोस्तों काला मोतियाबिंद के कारण व्यक्ति में अंधापन आ जाता है। पोलियो के कारण उसको ऑर्थोपेडी लोकोमोटिव दिव्यांगता हो जाती है। तो अगर किसी डिसीज के कारण कोई व्यक्ति दिव्यांग हुआ है तो यहाँ डिसीज पर क्लिक करेंगे। हेरिडिटी, आनुवांशिकता, दोस्तों आनुवांशिकता जैसे हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल डिसीज, ये जितनी भी दिव्यांगता है ये हेरिडिटी के कारण होती है, आनुवांशिक दिव्यांगता होती है। अगर किसी को ऐसी दिव्यांगता है तो हेरिडिटी करेंगे। इन्फेक्शन, कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी कोई व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है। इसको इन्फेक्शन
और फिर मेडिसिन के कारण अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग हो गया है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया है उसका, तो फिर उसको मेडिसिन पर यहाँ क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। डिसेबिलिटी बाय बर्थ, जो दिव्यांगता है वह जन्म से है अथवा नहीं। अगर जन्म से है तो दोस्तों इसको यस कर देंगे, और अगर जन्म से नहीं है, जन्म के बाद कभी हुई है, तो फिर इसको यहाँ दोस्तों नो करेंगे। अगर हम नो करते हैं तो फिर इसमें रीज़न पूछा जाएगा। अगर जन्म से नहीं है तो फिर कब से है, सेलेक्ट डिसेबिलिटी सिंस। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ष निकल कर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ हम वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे। अब हॉस्पिटल डिटेल, इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अगर कोई दिव्यांग किसी दूसरे राज्य के किसी अस्पताल में अपना कुछ इलाज करा रहा है तो उसके लिए पूछा गया है। अगर नहीं करा रहा है तो दोस्तों नो, और अगर करा रहा है तो इसको यस कर देंगे, और यस करने के बाद उस हॉस्पिटल का विवरण भरना होगा। लेकिन अक्सर दोस्तों यह नो ही दिव्यांग को करना होता है, तो इसको दोस्तों नो करेंगे। नो करने के बाद हॉस्पिटल नेम, अपने डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल का नेम यहाँ भरना होगा जहाँ दिव्यांग का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा। दोस्तों इसको थोड़ा सोच समझ कर भरना होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में दो दो हॉस्पिटल होते हैं और वहाँ किसी एक हॉस्पिटल में दिव्यांग प्रमाण पत्र बन रहा होता है, तो हमें उसी की ही इसमें डिटेल देनी है। जैसे मानकर चलिए एक उदाहरण है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट शामली का उदाहरण हम लेंगे। जैसे इस पर क्लिक किया जाएगा तो क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट शामली के 2 हॉस्पिटल खुलकर आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल। दोस्तों पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाते थे शामली डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल में बनाए जा रहे हैं। तो आप ये पता कर लीजिए, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के यहाँ 2 या 2 से अधिक हॉस्पिटल निकल कर आते हैं, किस हॉस्पिटल में दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका बनाया जाएगा उसी को इसमें सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों अन्य जिलों के भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, बागपत में एक ही हॉस्पिटल निकल कर आता है अगर कोई बागपत का दिव्यांग फार्म भरेगा। इसी तरीके से यहाँ ये सहारनपुर का है, सहारनपुर में भी एक ही हॉस्पिटल का नाम निकल कर आता है। तो जहाँ एक हॉस्पिटल का नाम निकल कर आता है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों ये जैसे मुजफ्फरनगर में भी एक ही आता है। मेरठ का उदाहरण लेंगे, मेरठ में भी यहाँ 2 हॉस्पिटल के नाम निकल कर आ जाते हैं। इसी तरीके से लखनऊ में भी 2 हॉस्पिटल के नाम निकल कर आ जाते हैं। तो आपको यह पता करना होगा कि आपका संबंधित हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ आपका प्रमाण पत्र बनेगा। अब दोस्तों जैसे ये आपने हॉस्पिटल का नाम इसमें लिख लिया, फिर इसको कैप्चा भरेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट कर लेंगे। दोस्तों सबमिट करने के बाद ऐसे आपका पूरा फॉर्म निकल कर आ जाएगा। यह 3-4 पेज का जो भी फॉर्म है सारा निकल कर आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं आपने क्या क्या भरा है, और फिर लास्ट में अगर आपको कुछ एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपका सब कुछ इसमें सही भरा गया है तो इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद थैंक यू लिखा जाएगा, आपका फॉर्म भरा गया। फिर इसमें 2 चीज़ आप डाउनलोड करेंगे, एक तो डाउनलोड एप्लीकेशन। जैसे ही डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका 1 पेज का जो ये एप्लीकेशन है इस पर सारी डिटेल भरी गई है, इसमें फ़ोटो वगैरह इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, यह है निकल जाएगा। और इसमें दोस्तों एक रिसिप्ट भी होती है, स्लिप भी होती है, वह भी 1 पेज का होता है। अब दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया, और जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं यह आवेदन आपके ज़िले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, CMO है, उनके पोर्टल पर चला जाता है। अब आपको यह स्लिप और जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा, और उसके साथ में जो अपना आधार कार्ड है उसका फ़ोटोकॉपी लेना होगा, या आधार कार्ड की जगह आपने इसमें कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका फ़ोटोकॉपी ले लेना होगा, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें आपकी दिव्यांगता दिखाई देती है। इन सब डॉक्यूमेंट को लेकर सोमवार के दिन, दोस्तों ध्यान रखिए, सोमवार के दिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना होगा। और दोस्तों आप जिस जनपद के दिव्यांग है उसी जनपद में आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो आपको अपने ही जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना होगा, वहीं आपका प्रमाण पत्र यह बनाया जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जगह जैसे CMO का ऑफिस होता है, वहाँ भी कभी कभी ये जो प्रमाण पत्र है बनाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि वहाँ प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे, तो अपने CMO ऑफिस जाइए और वहाँ जाकर इस चीज़ का पता कर लीजिए। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब इसमें आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो फिर आपको अपने CMO ऑफिस से पता करना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हॉस्पिटल इसमें शो हो रहा है जहां प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता कर लीजिए और सोमवार के दिन वहां जाइए, क्योंकि सोमवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में
कैंप लगता है दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर की पूरी टीम बैठती है, उसमें आँख का, कान का, गले का और हड्डियों के मानसिक जो स्थिति देखते हैं डॉक्टर, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइक्रेटिस्ट होते हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम होती है। उसमें हर प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित डॉक्टर होता है, पूरा मेडिकल बोर्ड होता है, उसका हेड CMO होते हैं दोस्तों। तो सोमवार के दिन डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ आप जाइए और डॉक्टरों के सामने ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हो जाइए। जो भी संबंधित डॉक्टर होगा वो आपको देखेगा, देखने के बाद आपकी जांच करेगा। और दोस्तों उनके पास जो ऑपरेटर होते हैं कंप्यूटर पर, वहाँ बैठकर देख लेते हैं जो आपका एप्लीकेशन आया है, उसका इनरोलमेंट नंबर देख लेते हैं और फिर आपका प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि डॉक्टर एकदम से आपका प्रमाण पत्र न बनाए, वहाँ आपका कुछ समय इलाज किया जाए, बार बार आपको बुलाया जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कोई चिकित्सा उपकरण जांच हेतु न हो, फिर डॉक्टर आपको रेफर भी कर सकते हैं। कभी कभी मेडिकल बोर्ड में डॉक्टरों का अभाव भी होता है, तो इस वजह से भी रेफर कर देते हैं। जहाँ आपको रेफर किया जाएगा वहाँ आपको जाना होगा, वहाँ जाकर जाँच करवानी होगी, जो उसकी रिपोर्ट होगी फिर वह रिपोर्ट लेकर दोबारा सोमवार के दिन मेडिकल बोर्ड के सामने आपको उपस्थित होना होगा। फिर उस आधार पर डॉक्टर आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे। और दोस्तों जिस समय डॉक्टर आपका प्रमाण पत्र जारी करेंगे उस समय आपको यह ऑफलाइन प्रकार का प्रमाण पत्र वह हाथों हाथ बनाकर दे देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने घर आ जाना है, क्योंकि ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको मिल गया, लेकिन ऑनलाइन प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, उसके लिए दोस्तों आपको अपना स्टेटस देखते रहना होगा। हफ्ते भर बाद आप या तो जनसेवा केंद्र पर जाइए या अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हैं आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो बना है या नहीं बना। तो दोस्तों आप साइट पर जाएंगे, सर्च करेंगे, फिर इस पर UDID पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलकर आएगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक योर एप्लीकेशन। अब की बार इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कई ऑप्शन होते हैं। हम अपना जो देखना चाहते हैं कि प्रमाण पत्र बना या नहीं, उसको कई प्रकार से देखा जा सकता है। मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने मोबाइल नंबर उसमें भरा था फॉर्म भरते समय, उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट में, उससे भी कर सकते हैं और आधार नंबर से भी कर सकते हैं। अब मानकर चलिए इनरोलमेंट नंबर से हम इसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर भरना होगा, या अगर हम आधार से ट्रैक करना चाहते हैं तो आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार नंबर दिव्यांग को अपना भरना होगा, इसको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इस तरीके से स्टेटस निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ इनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आपका फार्म भरा गया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों यह पेंडिंग का स्टेटस शो होता है। तो दोस्तों इसमें जब आप इसको लगातार देखेंगे 2 दिन 4 दिन बाद, तो जब यह स्टेटस दोस्तों इस तरीके से दिखाई देने लगे, UDID कार्ड डिस्पैच, या दोस्तों यहाँ लिखा आता है UDID कार्ड रेडी फॉर प्रिंटिंग, अगर इस तरीके से लिखा आता है तो समझो कि आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, वह तैयार हो गया। अब उसको डाउनलोड करेंगे। अगर दोस्तों ऐसा लिखा आता है या प्रिंटिंग वगैरह कुछ लिखा आता है तो क्लिक हियर इस पर जाएंगे। फिर इसमें दोस्तों इस तरीके से हमें अपना यहाँ इनरोलमेंट नंबर, जो हमारा इनरोलमेंट नंबर है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ, या लिख सकते हैं उसको, और डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी दिव्यांग को अपनी, और यहाँ कैप्चा भरेंगे। और कैप्चा भरने के बाद दोस्तों यहाँ इस पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से दोस्तों पेज खुलकर आएगा। आप साइड में देख सकते हैं। जब साइड में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड योर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, डाउनलोड योर UDID कार्ड। दोस्तों जैसे ही इस पर हम डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट या ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र है दोस्तों, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐसे PDF आ जाएगी। इसको डाउनलोड करेंगे और हमारा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों इसी ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ साथ हम दिव्यांग का UDID कार्ड भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों UDID कार्ड के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ इसको हम थोड़ा संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों इसमें जो UDID कार्ड है, अब इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह UDID कार्ड निकल कर आ जाएगा। हालांकि डाकिया इसको घर देने आता है, लेकिन आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा कर इसको सुरक्षित रख सकते हैं। यह बहुत फायदेमंद होता है दिव्यांग के लिए। अब इस तरीके से दोस्तों आप अपना ऑफलाइन व ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यह उसका तरीका है। इसके अलावा प्रमाण पत्र के विषय में दोस्तों अन्य कोई आप बात करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है, WhatsApp नंबर, इस पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं।